एक वायरस जिसने हर इंसान को जीते जी मौत बना दिया। एक खौफ जो अब हर सांस के साथ और गहराता जा रहा है। अब न कोई कानून है, न कोई मदद, सिर्फ ज़ॉम्बीज़ हैं, भूखे, वहशी और हर पल शिकार की तलाश में। सड़कें अब लाशों से भरी हैं, दीवारों पर खून के निशान हैं और घर अब महफूज नहीं, सिर्फ मौत की इंतजार है। इस साइलेंट जोन में हर कदम एक खतरा है, हर आहट में मौत की दस्तक है। और बचे हैं कुछ लोग जो लड़ भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। तो क्या इन अंधेरों में अब भी कोई उम्मीद बाकी है? क्या होगा जब एक दिन सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जब इंसानियत का नामो निशान मिट जाए और जिंदगी सिर्फ एक डरावना सपना बन जाए, जब हर जगह चीखें सुनाई दें और शहरों की रौनक कब्रगाह में बदल जाए? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 2025 की हाल ही में रिलीज हुई जबरदस्त हॉरर सर्वाइवल मूवी द साइलेंट जोन की। तो चलिए डर के इस सफर को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा लड़का अपने घर में बैठा शांति से कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और उस पर एक इमरजेंसी न्यूज दिखाई जाती है। दुनिया भर में एक अज्ञात वायरस का प्रकोप फैल चुका है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि कुछ ही मिनटों या फिर कुछ घंटों में इंसान दरिंदा बन जाता है। जानवर की तरह इंसान एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। छोटा बच्चा स्क्रीन में ये सब देख ही रहा होता है कि तभी ऊपर की मंजिल से कुछ अजीब आवाज आती है। डरते हुए वो ऊपर जाता है, पर वहाँ कुछ नहीं होता। उसकी बड़ी बहन शरारत कर रही थी। तभी उसके पापा का वीडियो कॉल आता है। पापा पुलिस ड्यूटी पर बाहर होते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं, तुम बच्चों को लेकर शहर से बाहर भाग जाओ, किसी रिश्तेदार के यहाँ। ये शहर अब सुरक्षित नहीं रहा। माँ बगैर समय गवाए फौरन सामान पैक करती है और वह दोनों बच्चों को लेकर जैसे तैसे घर से निकलती है। वो कार में बैठी रही होती है कि अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। माँ जमीन पर गिर जाती है। छोटी बच्ची एबी डर के मारे गाड़ी के नीचे छिप जाती है और वहीं से वो देखती है उसका छोटा भाई उस ज़ॉम्बी का शिकार हो गया। थर-थर कांप रही एबी काफी देर तक हिम्मत नहीं जुटा पाती बाहर निकलने की। जब वो बाहर निकलती है तो सामने होती है उसकी माँ, लेकिन अब वो माँ नहीं, एक खून की प्यासी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो एबी पर झपटती है, लेकिन तभी एक अनजान आदमी आता है जो उस वक्त एबी के लिए फरिश्ता साबित होता है। वो एबी को बचा लेता है और फिर उससे कहता है, कानों पर हाथ रखो, अब मुझे तुम्हारे भाई को आजाद करना होगा। जैसे ही वो कान पर हाथ रखती है, वो उसके भाई को गोली मार देता है। फिर 10 साल बाद एक नई दुनिया, जहां इंसानों की सभ्यता अब बस एक गुजरी हुई कहानी है। कभी जो शहर जगमगाते थे, अब वही शहर उजड़े हुए खंडर बन चुके हैं। वो छोटी बच्ची एबी अब बड़ी हो चुकी है। जंगल के ट्रेनिंग में एबी को कासियस एक योद्धा बना दिया था, एक जंगल की शेरनी। इन बीते सालों में उन्होंने हर दिन जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी है, लेकिन एबी के दिल में अब भी एक ख्वाहिश बाकी है। वो चाहती है इंसानों के बीच रहना, एक ऐसा कैंप जहां लोग हों, बातें हों और उम्मीद हो। पर कासियस का सपना है इंसानों से दूर एक निर्जन टापू पर बसना, जहां ना कोई खतरा हो, ना ही कोई धोखा। रात गहराती है, अचानक अलार्म बेल की आवाज सुनाई देती है। कासियस तुरंत बाहर निकलता है। तभी बंदूक लिए हुए काले अंधेरे में से एक ज़ॉम्बी उन पर झपटता है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि उसके पास निशानेबाजी में गजब का हुनर है। चंद सेकंड्स में ज़ॉम्बी ढेर। पर यही बात उन्हें अंदर से झकझोर देती है, क्योंकि जहां एक ज़ॉम्बी होता है वहीं 100 और भी छुपे होते हैं। अभी सुबह नहीं हुई थी, पर दोनों अपना सामान समेटते हैं और स्थान बदलने निकल पड़ते हैं। तभी घोड़े की आवाज कुछ अलग सी आती है। कासियस चौकन्ना हो जाता है। दूर से दिखाई देती है एक जीप जिसे ज़ॉम्बियों ने घेर रखा है। कासियस तो पहले नजरअंदाज करने वाला था, लेकिन एबी ने बिना कुछ कहे गोली चला दी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे मैदान में उतरना ही पड़ा। दोनों अपनी सवारी पर बैठकर जीप के पास पहुंचते हैं। मरे हुए लोगों से राशन, औजार और कासियस को तो एक जोड़ी जूते भी पसंद आ जाते हैं। पर जैसे ही वो जूते पहनता है, जीप से रेडियो की आवाज आती है, क्या कोई है? जवाब दो। पता चलता है मरे हुए लोगों के और साथी भी हैं। कासियस अब जाना चाहता है, पर तभी पीछे से कई गाड़ियां आकर उन्हें घेर लेती हैं। हर किसी के हाथ में बंदूकें और उनमें से एक आदमी कासियस के बदले हुए जूते पहचान लेता है। यही है लुटेरे, इन लोगों ने हमारे साथियों को मारा है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। तभी एक गर्भवती औरत गाड़ी से उतरती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, इन्हें जाने दो, मुझे नहीं लगता ये खतरा है। लेकिन उस वक्त काली घोड़ी फिर से जोर जोर से हिनाती है और अगले ही पल जंगल की गहराई से कुछ आहटें सुनाई देती हैं। चारों तरफ से जैसे ज़ॉम्बियों का सुनामी उमड़ पड़ा। हर दिशा से, हर कोने से अब बन चुका था मौत का जाल। भागने का वक्त नहीं था। सभी ने हथियार निकाले और मोर्चा संभाल लिया। उसी भीड़ में एक महिला ज़ॉम्बी बस खड़ी रही। शायद उसमें अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बची थी, या शायद शैतानी चालें लें।
बिना किसी सुरक्षा के संघर्ष कर रहे इंसान एक एक करके गिरने लगे। एक ताकतवर आदमी ज़ॉम्बी के काटे जाने पर खुद को गोली मारना चाहता था, पर जैसे किस्मत भी साथ छोड़ चुकी थी, बंदूक में गोली ही नहीं बची थी। इधर एबी समझदारी से गर्भवती महिला को जीप में बैठाती है। कासियस गोलियों की बौछार करते हुए आखिरकार उस होशियार ज़ॉम्बी महिला को मार गिराता है। एक झटके में जीप का एक्सीलरेटर दबाता है और निकल जाता है उस मौत के घेरे से। लेकिन उनके पीछे एक काला चेहरा वाला ज़ॉम्बी जब उस मरी हुई महिला ज़ॉम्बी को देखता है तो ऐसी दहाड़ मारता है जैसे उसकी बीवी को किसी ने छीन लिया हो। इस तरफ कासियस अब तक गर्भवती महिला और उसके पति को ज़ॉम्बियों से बचाकर दूर ले आया था। बातचीत से पता चला ये लोग जा रहे थे शिपटाउन नामक एक सुरक्षित कैंप की ओर। एबी की आंखों में चमक आ जाती है। यही तो वह जगह थी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। एक इंसानों की बस्ती, एक सुरक्षित ठिकाना। कासियस अब उसी दिशा में जीप मोड़ता है, पर किस्मत फिर से अड़चन डालती है। जीप बीच रास्ते में खराब हो जाती है। महिला का पति सामने आता है। नाम है डेविड और पेशे से मैकेनिक, लेकिन उसके पास जरूरी पार्ट्स नहीं है, तो गाड़ी अब कभी नहीं चलने वाली। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पैदल यात्रा। चारों ने पहाड़ी रास्ते पर सफर शुरू किया और पहुंच गए वहां जहां एबी का बचपन बीता था। उसका जन्म स्थान, ऊंची ऊंची इमारतें अब भी खड़ी थीं, लेकिन हर जगह सिर्फ मौत की खामोशी थी। कासियस ने एक खुली बिल्डिंग देखी, वहीं पर उन्होंने रात बिताने का फैसला किया। चारों तरफ सुरक्षा सुनिश्चित करके उन्होंने आग जलाई और बैठ गए कुछ देर की शांति के लिए। एबी अब भी उस शिपटाउन को लेकर उत्साहित थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। गर्भवती महिला मेघन बताती है कि उन्होंने पहले ही वहां रेडियो से संपर्क कर लिया है। नाम के अनुसार शिपन कुछ बड़ी बड़ी नामों से मिलकर बना है जो जमीन से नहीं जुड़ा हुआ, इसीलिए पूरी तरह सुरक्षित है। न सिर्फ शिपन पूरी तरह सुरक्षित था, बल्कि वहाँ पानी और खाना की भी कोई कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर बचा आखिरी स्वर्ग हो। एबी की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की चमक दौड़ गई, लेकिन कासियस को ये सब सुनकर कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए ये सब फिजूल बातें थी। उसके लिए तो ज्यादा जरूरी था फंदे और विस्फोटक लगाना, ताकि रात को चैन की नींद ली जा सके। सब तैयारी पूरी करने के बाद कासियस ने बताया कि वो सिर्फ मेघन और उसके पति को थोड़ी दूर तक छोड़ देगा, फिर अलग रास्ता पकड़ेगा, क्योंकि उसका गंतव्य था एक विपरीत दिशा का पोर्ट। एबी को यह सुनकर बड़ा झटका लगा और वो चुपके से कासियस से पूछने चली गई कि वो उनके साथ क्यों नहीं चलना चाहता। कासियस ने साफ कह दिया, जहां भी ज्यादा लोग होंगे वहीं ज्यादा खतरा होगा। लेकिन एबी अभी भी इंसानियत की मासूम परछाइयों में जी रही थी। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और गुस्से में एबी अकेले ही ऊपर की मंजिल पर रात की पहरेदारी करने चली गई। उन्हें क्या पता था कि उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी ने सूंघते सूंघते उनकी छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंच बना ली है। अब वो ज़ॉम्बी नेता मानो कासियस से अपनी निजी दुश्मनी निभा रहा था। अगली सुबह एबी अपनी बचपन की यादों में खोया हुआ था। पुराने फोटो एल्बम पलट रहा था। तभी नीचे पेड़ पौधों से अजीब सी सरसराहट आने लगी और उसे तुरंत आभास हो गया, ज़ॉम्बी अंदर घुस चुके हैं। वो सबसे पहले जाकर सबको सावधान करना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही एक ज़ॉम्बी उससे भिड़ गया। खुशकिस्मती से उसने समझदारी से पीछा छुड़ा लिया, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। उसी वक्त कासियस फिर से देवदूत बनकर सामने आया और एबी की जान बचाई। लेकिन इससे पहले कि वे संभल पाते, वो काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने गैंग के साथ वहां आ धमका, पर उसकी चालबाजी काम नहीं आई। कासियस के बिछाए फंदों ने धमाके के साथ उनका स्वागत किया। अब कासियस को यकीन हो गया कि अब उसे और एबी को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। तभी एबी को अचानक कुछ याद आया। बचपन में उसका पिता उसे पास के एक सिविल एयरपोर्ट ले जाया करता था। हो सकता है वहां कोई उड़ने लायक प्लेन अब भी बचा हो। अगर ऐसा होता तो वो कई दिनों की यात्रा बचा सकते थे। कासियस को इस विचार में कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन एबी की जिद और आत्मविश्वास के आगे वो झुक गया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो चलकर उस एयरपोर्ट की तरफ देखते हैं, शायद किस्मत बदल जाए। लेकिन जब वो सब एयरपोर्ट पहुंचे तो आंखों के सामने था सिर्फ सुनी जमीन और टूटी हुई उम्मीदें। दूर दूर तक कोई जहाज नहीं, बस वीरान सा माहौल और उड़ती हुई धूल। लेकिन एबी ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि उसके पापा ने यहाँ एक प्राइवेट हैंगर खरीदा था, जो अब एक मिट्टी का छोटा सा टीला बन चुका था। पुराने तरीके से जब दरवाजा खोला गया तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। छोटा लेकिन सही सलामत प्लेन अब भी वहाँ खड़ा था। एबी के चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान फैल गई। आखिरकार उसने कासियस के सामने एक राउंड जीत लिया था। लेकिन खुश होने की ज्यादा देर नहीं मिली, क्योंकि मशीन लंबे वक्त से बंद पड़ी थी और मैकेनिक डेविड ने साफ कर दिया कि इसमें थोड़ी मरम्मत जरूरी है। इस बीच कासियस और एबी दूर एक ऊंची इमारत पर पहरेदारी करने चले गए। लेकिन अभी वो बैठे ही थे कि नीचे से उठती लहरों जैसी ज़ॉम्बी भीड़ ने उन्हें चौंका दिया। कासियस भागते हुए नीचे आया और चिल्लाया, अब हमारे पास बस 3 मिनट है। उड़ान के लिए सब कुछ तैयार नहीं था,
पर अब वक्त नहीं बचा था। एबी ने खुद को शांत किया और अपने बचपन की धुंधली यादों के भरोसे प्लेन स्टार्ट कर दिया। वह वाकई चालू हो गया, पर उसी वक्त जॉम्बी दौड़ते हुए रनवे पर पहुंच चुके थे। उनकी रफ्तार किसी एथलीट से कम नहीं थी। कासियस ने गोलियों से उन्हें रोके रखा और एबी ने आखिरकार नियंत्रण पाकर प्लेन को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। नीचे खड़ा ब्लैक फेस जॉम्बी किंग बस आकाश को निहारता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और मायूसी दोनों थे। प्लेन के अंदर सभी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो सीधे शिपन पहुंच जाएंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अचानक प्लेन के टेलविंग से धुआं निकलने लगा। फिर अगले ही पल प्लेन जैसे सीधा नीचे गिरने लगा। खुशकिस्मती से ऊंचाई ज्यादा नहीं थी और रास्ते में पेड़ पौधों की टहनियों ने झटका काफी हद तक कम कर दिया। चारों लोग सिर्फ मामूली जख्मी हुए थे, लेकिन प्लेन अब किसी काम का नहीं रहा। अब फिर से पैदल सफर शुरू करना पड़ा। चलते चलते वो लोग एक पुराने उजड़े हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए, जहां कुछ देर आराम करने का फैसला किया गया। अब उन्हें पता था कि शिपटाउन और पोर्ट दोनों उस पहाड़ी के दूसरी तरफ हैं और तब तक चारों का कारवां एक साथ आगे बढ़ सकता था। सुबह का पहला उजाला फैलते ही डेविड चुपचाप एक पुरानी ट्रेन की बोगी में जा घुसा। वह अकेला था। उसने अपनी पैंट ऊपर खींची और जो घाव दिखा वो किसी भी इंसान को हिला देने वाला था। डेविड को ये बात पता थी कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसने अपनी बंदूक उठाई। इरादा साफ था, खुद को खत्म करने का। लेकिन तभी उसे अपनी प्रेग्नेंट बीवी मेघन का चेहरा याद आ गया। आखिरकार वो बंदूक नीचे रख देता है। अगली सुबह कासियस ने डेविड की चाल में कुछ अजीब सा नोटिस किया। उसने चुपचाप उसकी पैंट ऊपर की और घाव देखकर कासियस का चेहरा सख्त हो गया। वो चाहता था कि वहीं डेविड को मार दे, लेकिन तभी एबी की आवाज आई, जल्दी करो, हमें निकलना है। कासियस ने गहरी सांस ली और फिर उसने डेविड को छोड़ दिया। शाम ढलते ढलते चारों एक पुराने फार्म हाउस के सामने खड़े थे। कासियस ने पहले चुपके से जगह की जांच की, लेकिन तभी एक स्पीकर से आवाज आई, कौन है बाहर? एबी ने हाथ ऊपर किया और शांत लहजे में कहा, हमारे साथ एक प्रेग्नेंट महिला है। हम सिर्फ एक रात की पनाह चाहते हैं। इसके बाद दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग इंसान ने सभी को अंदर बुला लिया। वो इतना तैयार था, घर में सोलर पावर, फिल्टर्ड वाटर, यहाँ तक कि गर्म पानी का शॉवर भी। एबी ने महीनों बाद गर्म पानी से नहाने का सुकून महसूस किया। रात के खाने के बाद कासियस ने अपना लैपटॉप चार्ज किया, जिसमें उसकी बीवी की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में वो भी प्रेग्नेंट थी। उस तस्वीर को निहारने के बाद कासियस ने मेघन से कहा, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। पहले तुम्हें शिपटाउन तक छोड़ूंगा, फिर एबी को लेकर पोर्ट जाऊंगा। तभी वो बुजुर्ग आदमी वाइन लेकर आता है और सभी लोग हंसते बोलते रिलैक्स होने लगते हैं। लेकिन उसकी बातें जल्द ही एक अजीब मोड़ लेने लगती हैं। वो कहता है, जॉम्बी ही इंसान की अगली अवस्था है। वे नए शिकारी हैं। धरती पर अगला शासन उन्हीं का होगा। सभी लोग सन्न रह जाते हैं। एबी की आंखों में डर था, कासियस के चेहरे पर संदेह। लेकिन डेविड की हालत तो और भी बिगड़ती जा रही थी। वो भागकर बाथरूम गया, जहां उसने देखा उसके शरीर में वायरस पूरी तरह फैल चुका था। और जब डेविड दोबारा हॉल में लौटा तो वो नहीं रहा था। जब डेविड की आंख खुली तो उसके सामने जो मंजर था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो और उसके साथी उल्टे लटक रहे थे, जैसे किसी कसाई की दुकान में मीट के टुकड़े टांगे जाते हो। सामने वही बुजुर्ग आदमी। अब उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। कोई नेकदिल होस्ट नहीं, बल्कि एक पागल बायोलॉजिस्ट। उसने शराब में नशीली दवा मिलाई थी और अब वो अपने मेहमानों को जॉम्बी कंट्रोल मशीन पर टेस्ट करने जा रहा था। उसकी मशीन लो फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव डिवाइस जॉम्बियों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। और सबसे घिनौनी बात, उसने अपने ही पत्नी को, जो अब जॉम्बी बन चुकी थी, पिंजरे में बंद कर रखा था। वो मशीन ऑन करता है और उसकी बीवी जैसा जॉम्बी कासियस की ओर झपटता है। लेकिन तभी डेविड का म्यूटेशन एक्टिवेट हो जाता है। वायरस की वजह से उसे एक अनोखी ताकत मिल चुकी थी। उसने बंधन तोड़े कासियस को आजाद किया और पूरा मोड़ ही पलट दिया। बायोलॉजिस्ट सब कुछ बिगड़ता देख फौरन भाग निकला, कहीं गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। कासियस अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने बाहर खड़ी एक गाड़ी चुराई। चारों लोग भाग निकले सीधे घने जंगल की ओर। लेकिन वो पागल बायोलॉजिस्ट अभी भी पीछे था। उसने अपनी मशीन से ज़ॉम्बियों की एक पूरी आर्मी भेज दी उनके पीछे। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती रास्ता ब्लॉक होता गया। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, गाड़ी छोड़ो, पैदल भागो। डेविड को पता था उसका समय आ चुका है। उसने अपनी पत्नी को आखिरी बार देखा, थोड़े से शब्दों में अलविदा कहा और फिर खुद को जॉम्बी हॉर्ड के बीच झोंक दिया। उसका बलिदान थोड़ा वक्त जरूर ले आया, लेकिन ज्यादा नहीं। कासियस ने मेघन को अपनी बाहों में उठाया, पीछे लड़ते हुए भागते गए। तभी आखिरकार एक जगह नजर आई, इंसानों का गढ़, एक बंदरगाह जैसा किला, शिपटाउन, ऊंची दीवारें, मशीन गन से लैस गार्ड्स। ये जगह यही है हमारा ठिकाना। एबी चिल्लाया। गार्ड्स ने शोर सुना और तुरंत ज़ॉम्बियों पर फायरिंग शुरू कर दी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ज़ॉम्बी किंग खुद सामने आ गया था। उसका चेहरा काला, आंखों में आग। लेकिन जब उसने देखा कि इंसानों और ज़ॉम्बियों के बीच एक नदी बह रही है, उसने हमला रोक दिया। कुछ ही मिनटों बाद कासियस और बाकी लोग
नाव से कैंप के अंदर पहुंच गए। लेकिन तभी मेघन की चीख सुनाई दी, मेरा पानी टूट गया, बच्चा आ रहा है। अच्छी बात ये थी कि उस जगह पर एक पूरा मेडिकल स्टाफ और अस्पताल था। मेघन को तुरंत इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। अगली सुबह कार्शियस और एबी ने पूरे कैंप की बनावट को ठीक से देखा। कई बड़े जहाज एक दूसरे से जुड़कर एक विशाल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे थे जो कि जमीन से बहुत दूर था। कार्शियस को कैंप का लीडर भी मिला। वो उनका स्वागत करता है और कहता है कि अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें कुछ सख्त नियमों का पालन करना होगा। कार्शियस को ये मंजूर नहीं था। वो बिना कुछ कहे मुड़ जाता है। उसे तो अब भी वो सुनसान द्वीप ही ज्यादा प्यारा लगता है, पर एबी की सोच बिल्कुल अलग थी। उसे ये जगह बहुत पसंद आ गई, जहाँ उसके हम उम्र दोस्त हैं, खेलने कूदने को माहौल है। इसी बात पर दोनों में जोरदार बहस हो जाती है। इसी बीच एक डॉक्टर भागता हुआ आता है। मेघन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से शायद अब ज्यादा वक्त तक जिंदा न रह पाए। कार्शियस का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत भागता हुआ अस्पताल जाता है। मेघन अब बहुत कमजोर थी। वो अपनी नवजात बेटी को कार्शियस के हवाले करना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि वो इस बच्ची को ऐसे ही बड़ा करेगा जैसे उसने कभी एमी को देखा था। कार्शियस को अपनी दिवंगत पत्नी की याद आ जाती है। आखिरकार वो मेघन की आखिरी ख्वाहिश मान लेता है। अब उसे मालूम था कि उसके कंधों पर एक और जिम्मेदारी आ चुकी है। वहीं दूसरी ओर एबी उस कैंप के एक हैंडसम लड़के के साथ मजे में था। पार्टी, म्यूजिक, अच्छा खाना और बेफिक्री। एबी को ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया फिर से ठीक हो गई हो। वो पहली बार इतना खुलकर हंसा, इतना गाया, इतना डांस किया। अब उसका कैंप में ही रहने का फैसला और भी पक्का हो गया। लेकिन इस मस्ती के बाद एक अजीब सा वाकया हुआ। एबी ने देखा कि वो लड़का चुपके से जहाज के नीचे बने एक जहाजी कमरे में जा रहा था। उसने भी पीछा किया और जैसे ही अंदर पहुंचा हक्का बक्का रह गया। वहां चारों ओर तारे और विस्फोटक लगे थे। बीच में एक वायरलेस डिटोनेटर रखा था। लड़का जल्दी से उसे समझाता है, अगर एक दिन ऐसा आ गया कि ये कैंप भी टूटने लगे तो सब लोग छुपे रास्तों से निकल जाएंगे और ये पूरा जहाज उड़ा दिया जाएगा ताकि एक भी ज़ॉम्बी ना बचे। एबी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अफसोस वो दिन जल्दी ही आ गया। उस पागल वैज्ञानिक वही जिसने सबको ड्रग्स देकर बांध लिया था, वो अब काली चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा के साथ मिल गया था। अब उसके पास ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने वाला डिवाइस भी था और इंसानों की आग का तकनीकी सपोर्ट भी। इसलिए अब वह जल रक्षा कवच भी बेकार हो गया था। बहुत बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज़ ने या तो पानी के नीचे से या फिर जहाज़ों को पकड़कर बहुत जल्दी कैंप में घुसपैठ कर ली। शरणार्थी और गार्ड संभल ही नहीं पाए। क्षण भर में ही भारी जान माल का नुकसान हो गया। लोग अपनी लोकेशन का फायदा खो चुके थे और आखिरकार ज्यादातर बस ज़ॉम्बीज़ का खाना बन गए। कार्शियस को एबी की चिंता सताने लगी। वो उल्टी दिशा में भीड़ को चीरता हुआ ज़ॉम्बियों को काटता मारता हर तरफ उसे ढूंढता रहा। आखिरकार उसे एबी मिल गया। वो डेक पर बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन शायद भावनाओं में बहकर वो एक ज़ॉम्बी के हमले में गिर गया और नीचे जहाज के तल में जा गिरा। वहां पर वो पागल वैज्ञानिक फिर से दिखाई दिया, चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए। मगर कार्शियस इस बार तैयार था। उसने उस वैज्ञानिक का हाथ पकड़कर झटके से उसकी मशीन तोड़ डाली, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहा था। अब जब नियंत्रण खत्म हो गया तो वह बुढ़ा वैज्ञानिक खुद ही ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन गया। शुक्र है कैंप में पहले से एक सीक्रेट सुरंग बनाई गई थी। काफी लोग उस रास्ते से भागकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। बम को ट्रिगर करने से पहले वो हैंडसम लड़का चिल्लाया, रुको, एबी अभी भी जहाज पर है। कार्शियस एबी को ढूंढते हुए ज़ॉम्बी किंग पर एक वार करता है और एबी को साथ ले भागता है। उसी वक्त एबी की नजर उस ज़ॉम्बी किंग के हाथ पर बंधी एक चीज पर पड़ी। वो तो वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में अपने पापा को दिया था, पर वक्त नहीं था। कार्शियस ने उसे घसीट कर सुरंग में ले लिया। अब जब दोनों सुरक्षित थे तो उस लड़के ने तुरंत रिमोट दबा दिया। पूरा कैंप एक भयंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कैंप का लीडर गले को थामे लड़खड़ाता हुआ सामने आया। वो पहले ही ज़ॉम्बी से काटा जा चुका था, लेकिन वायरस फैलने से पहले ही ज़ॉम्बी किंग ने उस पर हमला कर दिया। और कमाल की बात, वो ज़ॉम्बी किंग भी विस्फोट से जिंदा बच गया था। कार्शियस उसकी तरफ लपका। एक आखिरी लड़ाई के लिए एबी ने जमीन से पिस्तौल उठाई। उसने ज़ॉम्बी किंग को गौर से देखा। यही तो उसका पापा था। लेकिन उसने देखा कि कार्शियस भी बुरी तरह जूझ रहा था। अब उसे एक फैसला लेना था और उसने लिया। उसने गोली चलाई। ज़ॉम्बी किंग, जो अब सिर्फ एक राक्षस था, वहीं ढेर हो गया। अब कार्शियस, एबी और बचे हुए लोग समंदर के बीच एक अकेले द्वीप को देखते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।